नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत का संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण आयाम चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या थे दोस्तों? प्रत्येक 20 साल के बाद भारतीय शासन को समझने के लिए और उसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए समय समय पर प्रत्येक 20 साल पर क्या आया? चार्टर आया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, चार्टर थे वो आए। क्या था इनमें, उसको पढ़ें उससे पहले हमें यह देखना होगा कि वो चार्टर जो 20-20 साल के अंतराल पर थे वो कौन से थे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1793 का चार्टर। अब वहां से 20 साल हम लगाते हैं तो 1803 और फिर 1813। तो दूसरा कौन सा हो गया? 1813 का चार्टर। फिर उसके बाद 23 और 33 मतलब 1833 का चार्टर। और उसके बाद 43 और 53 यानी 1853 का चार्टर। ये 4 चार्टर एक्ट आए, बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्या थी इनकी इंपॉर्टेंसी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात 1793 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था? 1793 के चार्टर एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो बड़े महत्वपूर्ण पोस्टें थी। उनमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अच्छा ये क्या करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का कार्य जो था वो था प्रशासन को संभालना, प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करना। तो ये महत्वपूर्ण कार्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। अच्छा, इसमें इसके तहत जो प्रशासनिक गतिविधियां की जाती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होकर की जाती थी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही थी जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा क्या? भारत के लोगों का कंट्रोल। और जब वो भारत के लोगों के ऊपर कंट्रोल करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में एक टेंशन ये थी कि इनको पेमेंट कहां से दिया जाए, ब्रिटिश राजस्व में से दिया जाए या फिर भारत के राजस्व में से। तो समाधान इन्होंने ये निकाला कि ये भारत पर कंट्रोल करते हैं तो इसलिए जो है ये भारतीय राजस्व में से ही दिया जाए, भारतीय राजस्व। और इसी के तहत एक पूर्ण व्यवस्था कर दी गई कि भाई भारत के राजस्व में से पैसे लेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दिया जाएगा। इस बोर्ड के जितने भी सदस्य उन सबको दे दिया जाएगा। यह बात थी 1793 के चार्टर एक्ट में, और यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब है 1813 का चार्टर एक्ट। यह बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें बड़ा परिवर्तन आने वाला था। बड़ा परिवर्तन ये कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऊपर अब धीरे धीरे कार्यभार बढ़ रहा था। और जब कार्यभार बढ़ रहा था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी अगर हम भारत की स्थिति ये माने तो वहां पर हम ब्रिटेन की स्थिति ये मानेंगे। और ब्रिटेन जो है वहां से अगर भारत पर कंट्रोल कर रहा है, वहां पर नियंत्रण कर रहा है, तो किसके माध्यम से कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर धीरे धीरे कार्य का प्रेशर बढ़ गया, मतलब काम बढ़ने लग गया। तो फिर ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को कम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई आप कार्य को कम कीजिए। कैसे करेंगे? कि आप जो प्रशासनिक और व्यापारिक दो कार्य करते हैं उनमें से आप प्रशासनिक कार्यों को कम कर दीजिए। कौन से कार्य? प्रशासनिक। दूसरे कार्य होते थे व्यापारिक। तो दो प्रकार के कार्य इसके अंतर्गत होते थे। अब या तो प्रशासनिक कार्य छोड़े जाए या फिर व्यापारिक कार्य छोड़े जाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इस कंपनी का प्रशासनिक अनुभव यहां पर खूब हो चुका, यहां पर व्यापार करने के लिए तो हम ब्रिटेन की और भी किसी कंपनी को भेज सकते हैं, किसी अन्य व्यापारी को भेज सकते हैं, और अगर ब्रिटेन का कोई भी इच्छुक नागरिक है वो वहां जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक कार्य के अंदर तो अनुभव किसको है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऐसे में कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं उनका एकाधिकार खत्म किया गया। एकाधिकार खत्म करने का मतलब है कि पहले शुरू से लेकर आज तक
भारत के अंदर व्यापार करने का अधिकार किसको था? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसलिए इसका जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया? खत्म। अब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर व्यापार, अच्छा मैं एकाधिकार की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि व्यापार करना बंद कर दिया। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करे, इस बात को खत्म किया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भी करेगी और ब्रिटेन से आई हुई अन्य कंपनियां भी यहां पर क्या करेंगी? व्यापार करेंगी। अन्य कंपनियों को भी पावर दिया गया। किस एक्ट की बात कर रहा हूं मैं? 1813 के एक्ट में। अब क्या होता है कि 1813 के एक्ट के अंदर जब व्यापारिक बात हमने की कि भाई व्यापार के लिए जो एकाधिकार खत्म हुआ है और दूसरी कंपनियों को मौका मिला है, तो इसका मतलब यहां यह भी तो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करने का अधिकार तो है। तो ऐसे में यहां पर दो बातें फिर क्लियर होती हैं। क्या? कि पूरा एक जो एकाधिकार के मामले में जो है वो दो चीजें अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गई। मतलब दो मामले ऐसे थे व्यापार में जिनके ऊपर एकाधिकार अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गया। वो कौन सा था? एक तो चाय के बारे में और एक चीन के बारे में। लेकिन दोस्तों यहां एक बात समझने की है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाय और चीन के ऊपर तो काम करेगी, लेकिन बाकी मामलों में जो ये नागरिक, जो ब्रिटिश नागरिक यहां पर आएंगे वो इन दो क्षेत्रों पर कार्य नहीं करेंगे। ठीक, मतलब इन दो पर तो किसका एकाधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और दूसरी बड़ी बात कि अन्य मामलों में कौन करेगा? ब्रिटेन के नागरिक यहां व्यापार कर सकेंगे। तो क्या होता है कि जब ये बात खुली हो गई कि भाई ब्रिटेन का कोई भी नागरिक जाकर के और भारत में व्यापार कर सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि ब्रिटेन के जो पादरी थे, ब्रिटेन से ईसाई पादरी, ईसाई मिशनरी जिन्हें बोला जाता है, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि भाई जब यहाँ के नागरिक वहां जाकर व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम धार्मिक मामलों में स्वतंत्र हैं। किस मामले में? धार्मिक मामलों में। अर्थात ये कि हम धार्मिक मामलों के लिए वहां पर जाकर के कार्य करेंगे। तो पहली बार यह हुआ था 1813 के अंदर कि भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों ने आकर के और अपने धार्मिक प्रचार के कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। यह भी इस एक्ट के अंदर एक विशेष कार्य दिया गया। तो अब हम शॉर्ट में अगर देखें तो 1813 के एक्ट में क्या क्या हुआ? सबसे पहली चीज, अच्छा यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं पहले में कि ये चाय और चीन का एकाधिकार जो था वो कंपनी को दिया गया था 20 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए दिया गया था। मतलब 20 वर्ष तक चाय और चीन, इन दो विषयों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करेगी, उसका एकाधिकार होगा, बाकी कोई नहीं करेगा, यही करेंगे। लेकिन 20 वर्ष, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, 20 वर्ष का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। अब इसको शॉर्ट में एक बार वापस देखते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म, मतलब अब कुछ मामलों में ही एकाधिकार रहेगा, बाकी मामलों में और कंपनियां भी यहां पे आकर के व्यापार कर सकती हैं और इसके लिए नागरिक आए भी और व्यापार किया भी। लेकिन जब वो आए तो उनके साथ साथ पादरी और बाकी जो मिशनरी थे वो भी भारत आए, तो ये धार्मिक मामलों के अंदर भी स्वायत्तता या स्वतंत्रता उनको मिली। लेकिन जो प्रशासनिक मामले थे उनके अंदर 100% पावर किसका चलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, और किसी कंपनी का यहां पर नहीं चलेगा कंपनी के मामले में। ये बात वहां पर तय हुई किस एक्ट के तहत? 1813 के एक्ट। अब हम आगे चलते हैं 1793 और उसके बाद 1813 के एक्ट के बाद अगर हम बात करें तो फिर बात आती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो आती है कि 33 और 35। ठीक है, 33 का एक्ट और उसके बाद में 1833 और 53 का एक्ट, क्योंकि 20-20 साल का अंतर चल रहा था बेसिकली। तो 1800 लेकर के 1833 का एक्ट और दूसरा जो एक्ट था वो था 1853 का एक्ट। ये दो महत्वपूर्ण एक्ट और रह गए। अब इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ज्यादा महत्वपूर्ण है 1833 का एक्ट। क्या और क्यों? तो देखिए, महत्वपूर्ण बात इसमें यह होती है कि अब की बार पूरे भारत के अंदर जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, कहाँ का गवर्नर जनरल? बंगाल का गवर्नर जनरल
अच्छा, गवर्नर जनरल के साथ कौन थी? उसकी कार्यकारिणी, जिसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे, जो हमने पहले पढ़े हैं। अब बात यह आती है कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के तहत, किसके तहत? 1833 के एक्ट के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा, उससे पहले हम बात करें कि जो कंपनी वाली जो बात हमने पीछे छोड़ी थी कि कंपनी का क्या हुआ फिर अब 20 साल बाद। अब 20 साल तो गुजर गए थे, तो अब 20 साल बाद कंपनी का क्या हुआ? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि चाय और चीन, चाय का और चीन का विषय अब तक कंपनी के पास था, लेकिन चूंकि इस विषय को लेकर के 20 साल हो चुके थे। चाय और चीन का मतलब क्या है कि चाय पर एकाधिकार होगा और चीन के मामलों में एकाधिकार होगा। चीन का जो देश है, भारत का पड़ोसी देश है ही, सब जानते हैं, और उसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या संबंध रहेगा और चाय। तो इन दो विषयों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहे थी वो कर रही थी और करने का अधिकार उसको था। कब तक था? 1833 तक। लेकिन अभी 1833 तो आ गया, अब क्या? तो अब जो है वो यहां ये तय कर दिया गया कि अब व्यापार बिल्कुल खत्म कर दिया गया, अर्थात अब आप चाय का व्यापार अथवा चीन के संबंधित व्यापार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के मामले में बिल्कुल बंद कर दिया गया। अर्थात अब 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केवल कौन से कार्य कर सकती थी? प्रशासनिक कार्य कर सकती थी। केवल प्रशासनिक मामलों के ऊपर ही कार्य करने का अधिकार बचा और बाकी व्यापारिक मामले उसके क्या हो गए? खत्म हो गए। व्यापारिक मामलों पर कोई अधिकार उसको नहीं रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है भाई, कंपनी का तो हो गया, कंपनी का तो मामला कंप्लीट। अब बात बच गई किसकी? गवर्नर जनरल की। अच्छा, गवर्नर जनरल जो था वो तो ब्रिटिश संसद के द्वारा या कहें कि ब्रिटेन का जो क्राउन था उसके डायरेक्ट अंडर में चल रहा था, ठीक है, वहीं से पावर लेता था और यही यहां पर प्रशासनिक गतिविधियों में कंपनी के साथ मिलकर के काम कर रहा था। तो होता क्या है कि इस एक्ट यानी 1833 के एक्ट में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम कर रही थी और इधर पावर किसको दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को। और इसे बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? तो कब बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बना दिया गया। अब मुझे बताइए कि जब ये भारत का गवर्नर जनरल बनेगा तो निश्चित रूप से एक तो बंबई और दूसरी मद्रास, ये दो जो क्षेत्र हैं, बंबई और मद्रास के जो क्षेत्र हैं, इन दो के ऊपर निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि क्या बन चुका था? भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था, वो पावर दिखाएगा। और यहाँ की जो विधान परिषदें थी, विधान परिषद, ठीक है, जो कि कानून बनाया करती थी, तो उन विधान परिषदों के कानून बनाने का जो अधिकार था, विधान परिषद का काम ही क्या होता है? विधान बनाना। तो इनका जो विधान या कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसने ले लिया? भारत के गवर्नर जनरल ने अपने अधीन ले लिया, यहां से छीन लिया एक तरह से और अपने पास से अधिकार ले लिया। अब कहने का मतलब ये कि अब यहां पर विधान कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। विधान की स्थिति भी ऐसी कि उसको अब एक विधि सदस्य भी चाहिए, क्योंकि 3 तो इसके पास थे, लेकिन अब विधान का मामला भी आ गया। तो विधान का मामला आता है तो +1, और वो एक कौन था? वो था विधि मंत्री बोल सकते हैं या विधि सहयोगी जो था, इसके मंत्रिमंडल में विधि सदस्य, सबसे सही शब्द रहेगा विधि सदस्य। विधि सदस्य की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा व्यक्ति हो गया, क्योंकि यहां पर विधि बनानी थी। किसको बनानी थी? भारत के गवर्नर जनरल को। अब क्या होता है कि जो विधि सदस्य जो है उसकी साथ उसके मिलने के बाद कि वह विधि सदस्य आ चुका है, तो फिर एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? विधि आयोग। विधि सदस्य आया तो विधि आयोग भी आया। और जब विधि आयोग जब आता है, विधि सदस्य के साथ विधि आयोग, ये प्रावधान विधि सदस्य का और विधि आयोग का दोनों प्रावधान किस एक्ट में थे? 1833 के एक्ट में थे। अब हम बात करते हैं कि जब विधि आयोग जब आया तो उसने कुछ कार्य भी किए, और दूसरी बात ये किसी न किसी की अध्यक्षता में भी बना। तो पहली बात तो ये कि ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना। किसकी अध्यक्षता में बना?
लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले जो थे उनकी अध्यक्षता के अंदर इसका निर्माण किया गया। कब किया गया? 1834 के अंदर किया गया। तो इस प्रकार विधि आयोग की नियुक्ति हो गई। किसकी नियुक्ति हुई? विधि आयोग की। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेकाले में। कब? 1834 में। अब प्रश्न उठता है कि आगे तो कुछ मामले इनके लिए तय किए गए होंगे, तो इस एक्ट में ही दो विषयों की व्यवस्था कर दी गई थी कि भाई इन दो मामलों को आपको खत्म करना है या इनके ऊपर काम करना है। तो करने के लिए ही विधि आयोग आया था, उसी के लिए विधि सदस्य आया था, तो कानूनी प्रावधान करने थे उसके लिए। तो दो मामले कौन से थे? दो महत्वपूर्ण मामले जो थे वो कौन से थे? तो दो महत्वपूर्ण मामलों की अगर हम बात करें तो एक थी दास प्रथा। क्या थी? दास प्रथा। मतलब एक तो दास प्रथा का अंत किया गया, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी इसके अंदर कि जितने भी सरकारी पद होंगे, जितने भी सरकारी कर्मचारियों की पोस्ट होगी, जॉब निकाली जाएगी या जो है भर्ती की जाएगी, उस मामले में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, ये सारे के सारे भेदभाव भी अब नहीं होंगे। किसके अंतर्गत नहीं होंगे? जितनी भी भर्तियां की जाएंगी उसमें अब जितने बड़े बड़े पद होंगे अधिकारियों के, छोटे बड़े जो भी पद होंगे, उन पदों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भेदभाव अब नहीं होगा। इस प्रकार के दो कानूनी प्रावधान कर दिए गए। एक तो दास प्रथा का अंत किया गया और एक धर्म और जाति, लिंग, धर्म, रंग जो है इनके आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था की गई। अब यहां एक प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है कि दास प्रथा का अंत करने का प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन ये दास प्रथा भारत में एंडिंग हुई कब? तो यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस 34 को आप उल्टा कर दीजिएगा, और उल्टा जब हम करते हैं तो ये बन जाता है 43। मतलब 1843 के अंदर दास प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर यह भी प्रावधान तय कर दिया गया। अब बात यह आती है कि क्या विधि के संबंध में ही गवर्नर जनरल को पावर मिला या कुछ और भी मिला? तो एक मामला और था, वो था वित्त यानी पैसा। तो वित्त के संबंध में अगर हम बात करें तो जितना भी पैसे के मामले या राजस्व के मामले का जो अधिकार था, वित्त का मतलब राजस्व आता है, तो उस राजस्व के मामले को जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को जो है वो फुल पावर दे दिए गए। गवर्नर जनरल को और उसकी कार्यकारिणी को पावर दिए गए कि आप राजस्व के मामले में कार्य कीजिए, आप जो है इसके संबंध में जो बजट बनाना है उसके ऊपर कार्य कीजिए। तो ये अधिकार इनको पूरा पूरा दे दिया गया। अब क्या होता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, चूंकि वित्त के और राजस्व के संबंधित मामले इनके पास आ चुके थे, ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में पूरे भारत का बजट बनाने का, ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रहा हूं मैं, पूरे भारत का बजट बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल के पास, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए भारत के गवर्नर जनरल के पास बजट बनाने का अधिकार ये भी कब प्राप्त हो गया? 1833 के एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत ये पावर मिल गया। किसको लेकर के? बजट बनाने को लेकर के। और किसको? भारत के गवर्नर जनरल को ये अधिकार प्राप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के जब हम ये बात करते हैं तो यहां पर ये बातें तय हुई किसमें? 1833 के एक्ट के तहत कि भाई एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दो प्रशासनिक, और व्यापार कर दो इसका पूरा पूरा खत्म। ये तो तय किसकी कर दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति। और गवर्नर की स्थिति जो थी वो होल सोल पावरफुल की कर दी गई, सारे पावर दिए गए उसको वैधानिक पावर इतना दे दिया गया कि वो बंबई और मद्रास की विधान परिषदों के कानून बनाने के अधिकारों को नष्ट कर गया। उसको वित्त और राजस्व के इतने पावर दे दिए कि पूरे भारत का बजट वो खुद बनाने लग गया। उसको विधि संबंधी अधिकार इतने दे दिए गए कि वो नए विधि सदस्य के साथ मिलकर के विधि आयोग की नियुक्ति करके, और उसने दो बड़े जो है यहाँ की जो प्रथाएं थी, जो दास प्रथा, जाति धर्म, जो किसी प्रकार का जो भेदभाव था, उन सबको खत्म करने का महत्वपूर्ण कार्य उसने किया। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है? 33 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पावर बढ़ता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक काम पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है सिर्फ, और इसे क्या दिए जाते हैं? प्रशासनिक कार्य दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी और महत्वपूर्ण एक्ट की, 1853 का एक्ट, उसके ऊपर चर्चा करें। उससे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए
अब चलते अपन आखिरी एक्ट की तरफ, 1853 का एक्ट। देखिए दोस्तों, 1853 का एक्ट जो था, उसके बाद भी अगले 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आना था। लेकिन चूंकि 20-20 साल का प्रावधान था, फिक्स था इनका प्रावधान। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या यह होती है कि 1857 की क्रांति हो जाती है, और क्रांति होने के बाद फिर 1858 का अधिनियम आता है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन 1858 का अधिनियम इससे जस्ट 20 साल पहले ही आ गया, तो उसका बड़ा रीजन यही माना जाता है कि 1857 की क्रांति हुई। तो अब बात हम करेंगे कि 53 जो था, 1853, उस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए। तो दो महत्वपूर्ण प्रावधान इसके तहत किए गए। पहला जो प्रावधान किया गया वो था सरकारी कर्मचारियों को लेकर के। जो सरकारी कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों की आज तक नियुक्ति कैसे होती थी, उसमें परिवर्तन किया गया। और दूसरा जो प्रावधान किया गया, वो प्रावधान किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था। पहला प्रावधान आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट कर्मचारियों में बहुत बड़ा संशोधन करना था। पहले इसी को देख लेते हैं एक बार। सरकारी कर्मचारियों में जो प्रावधान हुआ वो ये कि अब तक, इस समय तक नामजदगी को लेकर के, नामजद मतलब ये कि नामजद का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी व्यक्ति का नाम लिया कि भाई ये व्यक्ति पोस्ट पे बैठ जाए, और वो व्यक्ति पोस्ट पे बैठ जाता था। अब होता क्या है कि नामजदगी की प्रथा को खत्म करना था इनको। किस एक्ट के तहत? 1853 के तहत। अब नामजदगी नहीं तो फिर क्या? तो फिर ये कि आपको करना पड़ेगा कंपटीशन एग्जाम का सामना। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। किसकी बात हुई? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, और उसके माध्यम से क्या करना था? अब प्रतियोगी परीक्षा करवा करके और फिर नियुक्ति करने की बात रखी गई। अच्छा, इसके लिए कोई ना कोई फिर योजना बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था मेकाले समिति। और इस मेकाले समिति जो है, अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, मेकाले के संबंध के अंदर हमने पहले पढ़ा विधि आयोग, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? मेकाले ने। उसकी सन आपको कमेंट में लिखनी है कि वो कब हुई थी। अब उसके बाद के अंदर जब ये मेकाले समिति बनी थी, उसके मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो 1854 के अंदर, 1854 के अंदर मेकाले समिति का निर्माण किया गया, और उसके माध्यम से यह तय करने का प्रयास किया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की किस प्रकार से आयोजन करवाया जाए, किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती ली जाए। और आज भी इसी मेकाले की पद्धति के आधार पर भारत में यूपीएससी लेकर के और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जो रटत विद्या पर आधारित होती है। उन चीजों का ही प्रयोग उसमें होता है, जो किसने शुरू कर दी थी? मेकाले ने शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये 1854 के अंदर ये समिति बनाई गई थी, फिर इसके परिणाम बाद में आए और उसके अकॉर्डिंग प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू कर दी गई। अब ये तो रहा सरकारी कर्मचारियों के बारे में। अब एक कार्य और किया गया, वो था विधायी और प्रशासनिक के संबंध में, या मैं बोल सकता हूं विधायी और कार्यकारी। विधायी और दूसरा कार्यकारी। दूसरी जो चीज थी कार्यकारी, यानी कार्यपालिका के क्षेत्र के अंदर दूसरा कार्य किया गया। ये दो कार्य और किए गए। किसके समय? 1853 के एक्ट के समय। क्या होता है इसमें? तो विधायी की बात हम जब सबसे पहले करते हैं, तो हुआ ये कि अब की बार गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारिणी में पहले 3 थे, फिर एक विधि आयोग, विधि सदस्य आया, तो 4 हो गए। अब की बार क्या होता है कि 6 सदस्य और जोड़े जाते हैं, ठीक है, जिन्हें 6 पार्षद कहा गया। और ये पार्षद विधि पार्षद, या बोल सकते विधायी पार्षद के नाम से, 6 विधायी पार्षद के नाम से जाने गए, अर्थात विधायी क्षेत्र में कार्य करेंगे, कानून बनाने के संबंध में ये कार्य करेंगे। लेकिन ये जोड़े किसके साथ गए? गवर्नर की कार्यकारिणी में ही ये जोड़ दिए गए, ठीक है। तो ये 6 लोग क्या करेंगे? अब कानून निर्माण में विशेष रूप से कार्य करेंगे। ये बात किस में तय की गई? 1853 के एक्ट में तय की गई। दूसरा, फिर ये क्या, कार्यपालिका का कार्य कौन करेगा? तो ये जो लोग थे, जो बच गए थे पहले वाले, ये सब क्या करेंगे? कार्यपालिका के संबंधित कार्य करेंगे। इस प्रकार पूरा ढांचा जो था
वो चार्टर एक्ट के तहत पूरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका का पूरा सिस्टम जो है बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने तैयार कर लिया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी थी, ये विचार भी उन्होंने लेके आ गए थे। ये सारे काम वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे अंग्रेज। लेकिन तभी 1857 के अंदर भारत में क्रांति होती है और उनके जो मंसूबे हैं प्रशासन के संबंध में वो धरे रह जाते हैं। बाकी उनके फिर वो जो क्रांति हुई उसके आधार फिर आगे डिसीजन उनको लेने पड़े, जिसके अंदर विशेष रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी था वो सब कुछ खत्म कर गए और सीधा क्राउन के अंडर में चला गया सारा पावर। और इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में 1858 का भारत शासन अधिनियम और उसके बाद के अधिनियमों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।